हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। दो इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक्स बैंकिंग से रिलेटेड आज हम करने वाले हैं। एक है मेथड्स ऑफ लेंडिंग मनी बाय द बैंक और दूसरा है ई बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक। बच्चों, बैंक के दो ही मेन फंक्शंस होते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग मनी। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं कि 5 टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स के थ्रू बैंक्स पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं और हर एक पर्टिकुलर बैंक अकाउंट के फीचर्स हमने कर लिए। आज हम देखेंगे मेथड्स ऑफ लेंडिंग द मनी। देयर आर 4 इंपॉर्टेंट मेथड्स बाय विच बैंक गिव्स द मनी टू द पब्लिक। पहला है चेक फैसिलिटी, दूसरा है बैंक ड्राफ्ट, तीसरा है बैंक ओवरड्राफ्ट और चौथा है कैश क्रेडिट। इन चारों को आप अपने पास नोट कर लीजिए कि किस तरह से बैंक जो है कस्टमर को, जो कि अकाउंट होल्डर्स होते हैं या जो इन्वेस्टर्स या बिजनेसमैन होते हैं, उनको पैसा प्रोवाइड करता है बाय दीज फैसिलिटीज। सबसे पहले नंबर पे है चेक फैसिलिटी। देखिए, जैसे ही एक बैंक अकाउंट ओपन किया जाता है तो आपको एक पासबुक इशू कर दी जाती है और एक चेकबुक इशू कर दी जाती है। चेकबुक मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने देख रखी होगी, आपके पेरेंट्स के पास होगी या आपका अपना कोई बैंक अकाउंट होगा तो आपके पास भी चेकबुक होगी। चेकबुक देखिए किस तरह की दिखती है। जैसे मेरा यूनियन बैंक में अकाउंट है तो ये मेरी चेकबुक है यूनियन बैंक की। तो इस तरह से जो चेक होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें सारी बैंकिंग डिटेल्स लिखी होती हैं, जहां पर आईएफएससी कोड लिखा होता है, चेक नंबर्स लिखे होते हैं, बैंक का नाम लिखा होता है और यहाँ पर अमाउंट भरने का कॉलम होता है, वर्ड्स में भी और नंबर्स में भी। तो इस तरह से इस पर्टिकुलर चेकबुक के थ्रू, जिसमें बहुत सारे चेक्स होते हैं, नॉर्मली चेकबुक में 20 चेक्स होते हैं, तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर द पेमेंट ऑब्लिगेशंस। मतलब पेमेंट ऑब्लिगेशंस का मतलब कि जो भी पेमेंट्स करनी होती है किसी भी इंडिविजुअल या बिजनेसमैन को ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर्स के बिहाफ पे बैंक उस पेमेंट ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करता है and assess the customers to withdraw their account balance। तो इस चेकबुक से दो पर्पसेस सर्व होते हैं कि अगर मैंने इसमें किसी का नाम लिख दिया चेक में जिससे मुझे पेमेंट करनी है तो वो पार्टी अपने पास चेक रख लेगी और वो अपने बैंक में इस चेक को प्रेजेंट करेगी और उसके बैंक में मेरे बैंक से पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, जो अमाउंट इसमें लिखा हुआ होगा, और उसको पेमेंट मिल जाएगी। या अगर मुझे खुद ही अपने अकाउंट से पैसा विड्रॉ करना है तो एक तो विड्रॉल स्लिप होती है जो बैंक में रखी होती है, वो विड्रॉल स्लिप लेकर आप पैसा निकलवा सकते हैं। और अगर विड्रॉल स्लिप से आप पैसा ना निकलवाना चाहें तो आप सेल्फ चेक बनाकर अपने ही अकाउंट से इस चेक के थ्रू अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो जो सबसे बेसिक इंस्ट्रूमेंट होता है बैंक से पैसा निकालने का या मेथड ऑफ लेंडिंग द मनी, वो होता है चेक, और जिसके थ्रू कैसे पैसा निकाला जा सकता है वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद होता है एक बैंक ड्राफ्ट। बिल्कुल चेक के जैसा ही एक इंस्ट्रूमेंट होता है टू ट्रांसफर एन अमाउंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। किसी भी एक पर्सन को किसी दूसरे पर्सन या किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में पैसा ट्रांसफर करना होता है तो बैंक ड्राफ्ट बनवाया जाता है बैंक से। It is a very secured and the guaranteed method of payment and that is used for the commercial purpose and the commission is charged by the bank। तो बैंक ड्राफ्ट में क्या होता है कि मान लीजिए किसी की फीस जमा करानी है यूनिवर्सिटी में, या स्कूल फीस जमा करानी है बच्चे की, या हमें किसी प्रॉपर्टी डीलर को पैसा देना है, किसी को भी हमें एक लमसम अमाउंट देना है और वो जो पार्टी है जिसे हमें पैसा देना है वो सिक्योर्ड पेमेंट चाहती है, तो उस केस में क्या होगा कि जितना पैसा मुझे उस पार्टी को देना है वो पैसा जाकर मैं बैंक में जमा कराऊंगी। बैंक उस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, कमीशन चार्ज करेगा और वो टोटल अमाउंट हमसे डिमांड करेगा अलोंग विद द इंटरेस्ट। उतना पैसा मैंने बैंक में जमा करा दिया तो जिस पार्टी के नाम पे मुझे पेमेंट करनी है उस पार्टी के नाम पे बैंक ड्राफ्ट बनकर तैयार हो जाएगा। और ये बैंक ड्राफ्ट जो है 100% ऑनर होता है, क्योंकि जो पैसा किसी दूसरी पार्टी को देना है या तो उतना मेरे अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए या उतना पैसा मैं बैंक को जमा कराऊंगी, तभी बैंक इस तरह के बैंक ड्राफ्ट इशू करता है। तो चेक के केसेस में क्या होता है कि कभी कभी चेक्स डिसऑनर हो जाते हैं,
क्योंकि हमने पढ़ा है कि सिर्फ करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है, सेविंग अकाउंट में तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती नहीं है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा बैंक बैलेंस कम होता है और हम चेक ज्यादा अमाउंट के इशू कर देते हैं और इसीलिए वो चेक डिसऑर्डर हो जाता है। तो चेक और बैंक ड्राफ्ट में क्या फर्क होता है कि चेक कभी भी डिसऑनर हो सकता है अगर हमारे अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है जितने के हमने चेक्स इशू कर दिए, लेकिन बैंक ड्राफ्ट जो है वो कभी भी डिसऑनर नहीं होता है। इसीलिए इसको सेफेस्ट एंड सिक्योर्ड एंड गारंटीड मेथड ऑफ पेमेंट माना जाता है। तो जो पार्टीज पहली बार डील करती हैं या एक दूसरे के ऊपर उनको ट्रस्ट नहीं होता है तो वहां पर चेक्स एक्सेप्ट नहीं किए जाते, वहां पर बैंक ड्राफ्ट जो है वो एक्सेप्ट किए जाते हैं। Another method of lending money by the bank is बैंक ओवरड्राफ्ट, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है करंट अकाउंट होल्डर को और उसको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, रेगुलर इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। उस फैसिलिटी के हिसाब से जो अकाउंट होल्डर है वो क्या कर सकता है, ओवरड्रॉ कर सकता है देन द बैलेंस। लेकिन वो जो ओवरड्रॉ करेगा वो सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर ओवर विड्रॉ कर सकता है। और ये जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है ये बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए दी जाती है। ऐसा नहीं है कि वो सालों के लिए ओवर विड्रॉ कर ले। कुछ टाइम लिमिट मेंशन होती है, कुछ महीने मेंशन होते हैं। उतने टाइम लिमिट में जो अमाउंट ओवर विड्रॉ किया है बिजनेसमैन ने वो उसे वापस लौटाना पड़ता है बैंक को और इंटरेस्ट के साथ लौटाना पड़ता है। इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे उसे देना पड़ता है, ऑन दी अमाउंट ओवर विड्रॉन। मान लीजिए 50,000 उसके अकाउंट में बैलेंस है और उसने चेक्स इशू कर दिए 60,000 के, तो 10,000 उसने ओवर विड्रॉ करे और उसने 2 महीने बाद उस 10,000 रुपए को बैंक में जमा करा दिया तो बैंक उससे 2 महीने का 10,000 रुपए पे इंटरेस्ट लेगा। तो इस तरह से एक फिक्स अमाउंट जो है वही अलाउ होता है। ओवर विड्रॉन भी ऐसा नहीं है कि कितना भी कर दें हजारों लाखों रुपए में, हर एक पर्टिकुलर अकाउंट होल्डर की क्रेडिट वर्दीनेस के हिसाब से उसको लिमिट अलाउ की जाती है और ओवर विड्रॉन अमाउंट पे उस अकाउंट होल्डर को इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो ओवरड्राफ्ट के थ्रू भी बैंक जो है वो एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है अपने अकाउंट होल्डर्स को। सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड ऑफ लेंडिंग द मनी बाय द बैंक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि ये भी एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन होता है जहां पर एडवांस इज ग्रांटेड टू अ सेपरेट अकाउंट दैट इज कॉल्ड द कैश क्रेडिट अकाउंट। तो एक अकाउंट खोल दिया जाता है अकाउंट होल्डर के नाम पे और जितना उसने लोन लेना होता है उतना एडवांस उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है एंड इट इज अवेलेबल ओनली टू द बिजनेस हाउसेस। किसी सिंगल इंडिविजुअल के सेविंग अकाउंट पे अगेन कैश क्रेडिट भी नहीं मिलता है। इट इज प्रोवाइडेड अगेंस्ट द सिक्योरिटी और जिन लोगों को इस तरह की कैश क्रेडिट फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करता है उनसे वो एज अ सिक्योरिटी कोई चीज रखता है, या तो किसी पर्सन की सिक्योरिटी उसे देनी पड़ती है कि जो ये गारंटी ले कि अगर जिसने क्रेडिट लिया है वो पैसा नहीं दे पा रहा है तो वो उसके बिहाफ पे करेगा, या किसी प्रॉपर्टी या असेट की गारंटी देनी पड़ती है अकाउंट होल्डर को ताकि अगर कैश क्रेडिट जिसे दिया गया है वो अगर पैसा टाइम पे वापस ना लौटाए बैंक को तो बैंक उस असेट को बेचकर अपना पैसा रिकवर कर सकता है एंड डेफिनेटली इंटरेस्ट इज चार्ज्ड बाय द बैंक। तो यहाँ पर आप अपने पास 4 तरीके नोट कर लीजिए कि किस तरह से बैंक अकाउंट से जो है वो पैसा निकलवाया जा सकता है। बैंक जो है वो चेक फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो किसी भी पार्टी के नाम पर इशू किया जा सकता है अपनी पेमेंट ऑब्लिगेशंस को पूरा करने का, और उस चेक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो है एक पार्टी से दूसरी पार्टी को पेमेंट की जाती है। बिल्कुल उसी तरह का होता है बैंक ड्राफ्ट, लेकिन चेक जो है वो सिक्योर्ड पेमेंट नहीं होती है, वो डिसऑनर भी हो जाते हैं। बैंक ड्राफ्ट जो है वो सिक्योर्ड पेमेंट होती है, वो कभी डिसऑनर नहीं होते हैं। और बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर्स को प्रोवाइड की जाती है और कैश क्रेडिट फैसिलिटी भी सिर्फ बिजनेस हाउसेस को प्रोवाइड की जाती है जिसमें एक शॉर्ट टर्म लोन का अमाउंट सैंक्शन कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है कैश क्रेडिट अकाउंट में, जिसमें से जो लोन टेकर है वो पैसा विड्रॉ करता रहता है अपने हिसाब से और बैंक को पैसा देता रहता है कैश क्रेडिट लिमिट में से जितना अमाउंट वो विड्रॉ करता रहता है उस पे उसके इंटरेस्ट देना पड़ता है। और जब वो टाइम पीरियड ओवर हो जाता है उसके कैश क्रेडिट का तो उस टाइम पीरियड में उसको वो सारा पैसा बैंक को वापस लौटाना पड़ता है। सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ लेंडिंग द मनी बाय द बैंक।
अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज की, जो कि है ई बैंकिंग सर्विसेज। हमें पता है कि अब हमें फिजिकली बैंक में नहीं जाना पड़ता। अब हम इतने सारे ऐसे मेथड्स इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके थ्रू हम बिना बैंक जाए बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ई बैंकिंग का क्या मतलब होता है कि ई बैंकिंग सर्विसेज का मतलब इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज or internet based services which are related to banking. So all the banking activities in the virtual mode, they are called as e-banking facilities. सबसे पहले तो आप अपने पास नाम नोट कर लीजिए। ये एक एक करके मैं सारी फैसिलिटीज आपको समझाती हूँ, इनकी फुल फॉर्म्स भी याद कर लीजिए क्योंकि आपको एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। तो आपको इन ई बैंकिंग फैसिलिटीज के नाम भी पता होने चाहिए और फुल फॉर्म्स भी पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो बैंकिंग कार्ड्स हैं, उसके लिए कोई फुल फॉर्म्स नहीं है। डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स और कुछ और तरह के कार्ड्स होते हैं। नंबर 2 ईएफटीज। ईएफटीज की आप फुल फॉर्म अपने पास नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर्स। और इसमें हम दो तरह के ट्रांसफर्स पढ़ेंगे, एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो ये अपने पास नोट भी करते रहिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी फुल फॉर्म्स आपको जरूर पता होनी चाहिए। उसके अलावा एटीएम, एटीएम की फुल फॉर्म शायद ज्यादातर सभी लोगों को पता होगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इसको लोग ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहते हैं, जबकि इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसके अलावा हम मोबाइल वॉलेट्स की भी बात करेंगे, मोबाइल बैंकिंग की भी बात करेंगे। उसके अलावा एक ई बैंकिंग सर्विसेज का नाम है AEPS। इसकी फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिए, आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। उसके अलावा ई बैंकिंग सर्विसेज का नाम है POS टर्मिनल्स। उसकी फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिए, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स। ये 3 तरह के टर्मिनल्स होते हैं, वो अभी डिस्कस कर लेते हैं। और उसके अलावा आप अपने पास नोट कर लीजिए USSD। USSD का मतलब अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। तो ये सारी ई बैंकिंग फैसिलिटीज आप अपने पास नोट कर लीजिए। इसमें से बहुत सारी फैसिलिटीज आप ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आपको बहुत जल्दी और आसानी से समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग कार्ड्स की। डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स एंड द प्रीपेड कार्ड्स। डेबिट कार्ड बच्चों कैसा कार्ड होता है? बिल्कुल एटीएम कार्ड होता है जो बैंक की तरफ से इशू किया जाता है, और इसको कभी कभी वीजा कार्ड भी कहते हैं। तो ये कार्ड कैसे इस्तेमाल होता है आपको सभी को पता है कि जब ये कार्ड बैंक इशू करता है तो बैंक आपको एक ऑथराइजेशन पासवर्ड दे देता है। आप एटीएम मशीन पर जाते हैं और वहां पर इस कार्ड को इंसर्ट करते हैं, जो बैंक ने आपको पिन दिया होता है उसको डालते हैं, और वो पिन आप चेंज कर सकते हैं और चेंज करना भी चाहिए ताकि आपकी सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन रहे। तो इस कार्ड को कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमें कहीं पर भी परचेजेस करनी होती है, जब हम शॉपिंग करते हैं, तो जहां पर भी हम शॉपिंग के लिए जाते हैं वहां पर स्वाइप मशीन्स होती हैं। जो भी गैजेट उनके पास होता है जिसके थ्रू ये कार्ड काम कर सकता है, हम अपनी शॉपिंग की पेमेंट्स इसके थ्रू कर सकते हैं, हम एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं पैसा। तो इस पर्टिकुलर कार्ड को कहा जाता है डेबिट कार्ड। और इसका फीचर क्या होता है कि हम इसमें से सिर्फ उतना ही अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं जितना हमारे अकाउंट में बैलेंस है, उससे ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन उसके अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड्स में क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड्स में बैलेंस होने की जरूरत नहीं होती है। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, पेमेंट आपको बाद में करनी होती है और आप कार्ड का यूज पहले करना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो आपने उस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके कई जगह जो है वो स्वाइप मशीन्स के थ्रू अपनी शॉपिंग करी, और 1 महीने बाद जो है आपका पूरा बिल आएगा कि आपने कहां कहां अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करा। टोटल स्पेंडिंग्स आएंगी, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगकर आएगा, और फिर आप उसके बाद उसको टोटल पे करेंगे और फिर आप उसको आगे इस्तेमाल करते रहेंगे। तो इंटरेस्ट इस पे थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन इसमें एक ये फैसिलिटी होती है कि आप पेमेंट बाद में कर सकते हैं। तो ये एक तरह की लोन हो गई, शॉर्ट टर्म लोन हो गया बैंक की तरफ से, जो कि वर्चुअल फॉर्म में आप इस कार्ड को इस्तेमाल करके अपनी शॉपिंग कर सकते हैं और पेमेंट बाद में कर सकते हैं। फिर इसी तरह से बहुत सारे अलग तरह के प्रीपेड कार्ड्स होते हैं जो एज अ गिफ्ट्स
या रिवॉर्ड कार्ड्स की तरह यूज किए जाते हैं जब हम किसी भी पर्टिकुलर आउटलेट से बार बार शॉपिंग करते हैं। तो जैसे देखिए मेरे पास वेस्ट साइड का कार्ड है, या इस तरह से बहुत सारे जो रिटेल आउटलेट्स हैं, बड़े बड़े स्पेंसर्स हैं, 7-Eleven है, बास्केट है, तो वो लोग भी अपने कस्टमर्स को कार्ड्स इशू करते हैं जिन कार्ड्स में यूटिलिटी पॉइंट्स आपके ऐड होते रहते हैं और जो रिवॉर्ड्स आपके ऐड होते रहते हैं उसको भी वो कंपनीज जो है वो कैश करती रहती हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत सारे कार्ड्स का इस्तेमाल करके ई बैंकिंग फैसिलिटीज जो है वो बैंक्स प्रोवाइड करते हैं टू द कस्टमर्स। वो कार्ड्स या तो डेबिट कार्ड्स होते हैं, या क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, या प्रीपेड कार्ड्स होते हैं। इन सभी को हम कहते हैं प्लास्टिक मनी। और इनके अलग अलग फीचर्स आपको याद करने हैं कि डेबिट कार्ड का इस्तेमाल जब होता है जब आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस हो, उतना ही अमाउंट आप सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं, बैलेंस से ज्यादा अमाउंट इस कार्ड से यूज नहीं किया जा सकता। क्रेडिट कार्ड में आप पहले पेमेंट्स कर देते हैं, बाद में आपको बैंक को पैसा देना होता है। और जो प्रीपेड कार्ड्स होते हैं वो कॉर्पोरेट गिफ्ट्स या रिवॉर्ड कार्ड्स के फॉर्म में बहुत सारे कस्टमर्स इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और मैक्सिमम टाइम हम इस्तेमाल करते हैं ई बैंकिंग फैसिलिटी का, वो है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर्स। तो जैसे हम फंड ट्रांसफर कर रहे हैं चेक के थ्रू या बैंक ड्राफ्ट के थ्रू, तो यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर करते हैं तो वो EFTs कहलाते हैं। उसमें दो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, एक है NEFT और एक है RTGS। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में क्या होता है कि ट्रांजैक्शंस क्लब होती रहती हैं। मान लीजिए कि एक ट्रांजैक्शन मैंने की NEFT की, फिर आधे घंटे बाद किसी और कस्टमर ने की, फिर किसी और कस्टमर ने की, तो सारा दिन में 24 घंटे में जो सारी ट्रांजैक्शंस बैंक के पास इकट्ठी हो जाती हैं, तो एक ही टाइम पे बैठकर बैंक उस फंड्स को ट्रांसफर करता है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन आप कितना भी अमाउंट बिना लिमिट के नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर से ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें कोई मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट नहीं होती है। इसी तरह का एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर अवेलेबल होता है जिसको हम कहते हैं RTGS। RTGS की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम एंड ग्रॉस सेटलमेंट। ये दोनों वर्ड्स आपको याद रखने हैं। तो रियल टाइम का मतलब जिस टाइम आप ट्रांसफर करेंगे ऑन अ क्लिक ऑफ माउस, उसी टाइम दूसरी पार्टी के पास फंड्स ट्रांसफर हो जाएंगे। और ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब कि जैसे NEFT में ट्रांजैक्शंस क्लब होती रहती हैं और 24 घंटे के अंदर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ट्रांजैक्शन की जाती है, लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा ग्रॉस अमाउंट जो आपने ट्रांसफर करा है इमीडिएटली ही ट्रांसफर हो जाता है। तो रियल टाइम में ग्रॉस सेटलमेंट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे लिमिट है 2 लाख। सिर्फ 2 लाख से ऊपर की अगर आपको पेमेंट करनी हो, मैक्सिमम लिमिट कुछ भी नहीं है, तभी आप RTGS का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उससे कम अमाउंट है तो आपको NEFT का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और बहुत ज्यादा जो मेथड अब हम यूज करते हैं वो है UPI। UPI की फुल फॉर्म भी आपको याद करनी है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो UPI सिस्टम अब हमारे सभी के फोन्स में अनेबल्ड है। UPI में गूगल पे के थ्रू, पेटीएम के थ्रू बहुत सारे ऐसे एप्स हैं जो UPI से लिंक्ड हैं। तो उसके थ्रू हम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को, चाहे हम कन्वेंस चार्जेस पे करें, चाहे हम शॉपिंग के लिए पे करें, या हम कुछ भी खरीद रहे हैं, तो हम UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अभी अभी रिसेंट अपडेट ये है कि अक्टूबर में UPI ट्रांजैक्शंस पे शायद कुछ चार्जेस भी लगने वाले हैं, और हो सकता है कि इससे UPI के इस्तेमाल में कमी भी आए, लेकिन अभी तक तो ऐसे कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। तो हम बहुत सारे लोग जो है UPI पेमेंट्स करते हैं जिनको हम कहते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स होती हैं। हम अपने फोन में UPI ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और उस ऐप के थ्रू हम पेमेंट्स करते हैं। कुछ ऐप्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ लैपटॉप या कंप्यूटर पे काम करते हैं, और कुछ ऐप्स जो है वो मोबाइल पे भी काम करते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट मेथड दैट इज वेरी कॉमनली यूज्ड, दैट इज द ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये मशीन ऑटोमेटिक तरीके से काम करती है। आप इसमें अपना डेबिट कार्ड और ATM कार्ड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं, इससे आप कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं। और जो पासबुक एंट्रीज हैं बार कोड के थ्रू, वो भी ATM मशीन्स के साथ एक अलग से मशीन जुड़ी हुई होती है जो खास तौर से पासबुक एंट्री के लिए होती है। तो इस तरह के फंक्शंस जो हैं, जो इलेक्ट्रॉनिकली परफॉर्म करती है,
24/7 ये सारी ई बैंकिंग सर्विसेज कस्टमर्स को अवेलेबल होती हैं। तो ये एटीएम मशीन जो है वो जगह जगह पर लगी होती है, खासतौर से रेस्टोरेंट्स में या जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं या जो लोकेलिटीज होती हैं उनके पास होते हैं, मार्केट्स में भी होते हैं। तो एटीएम बूथ्स होते हैं, वहां पे एटीएम मशीन्स लगी होती हैं, उसके थ्रू हम अपनी ई बैंकिंग फैसिलिटीज को एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं मोबाइल बैंकिंग और मोबाइल वॉलेट्स की। जैसे हम पर्स रखते हैं जेब में, वो फिजिकल पर्स होता है, तो अगर हम मोबाइल में पर्स रखते हैं या वॉलेट रखते हैं उसको हम कहते हैं मोबाइल वॉलेट्स। तो वो वर्चुअल वॉलेट्स होते हैं और खास तौर से प्राइवेट वॉलेट ऐप्स इतने सारे हैं जो कि अवेलेबल हैं, जैसे भीम ऐप है, पेपाल है, मोबीक्विक ऐप है। इस तरह के बहुत सारे ऐप्स हैं जो कि मोबाइल में अपलोड करके और उन ऐप्स के थ्रू हम पेमेंट्स कर सकते हैं। उसके अलावा मोबाइल बैंकिंग जो है वो क्या फैसिलिटी होती है, जिसमें ऑल द बैंकिंग फैसिलिटीज जो भी हमने डिस्कस की हैं, एनईएफटी हो या डेबिट कार्ड का जो नंबर है वो डालकर, क्रेडिट कार्ड नंबर डालकर, या कोई भी फैसिलिटी है उसको हम यूज कर सकते हैं बाय अवर मोबाइल फोन्स। मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ ऐप्स होते हैं जो सिर्फ लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स पे काम करते हैं, लेकिन मोबाइल बैंकिंग में वो सारी फैसिलिटीज आती हैं जिनका इस्तेमाल आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं, आपको लैपटॉप या कंप्यूटर की भी जरूरत नहीं है। तो सारी फैसिलिटीज, बैंकिंग फैसिलिटीज जिनका इस्तेमाल मोबाइल के थ्रू किया जा सकता है, दे आर कॉल्ड एज द मोबाइल बैंकिंग। आपके पास एसएमएस आता रहता है, अगर आप किसी को फंड ट्रांसफर करते हैं तो आपके अकाउंट से कितना डेबिट हुआ, आपके अकाउंट में पैसा आया तो कितना क्रेडिट हुआ, अगर आपने किसी को भी पेमेंट की तो किस पर्टिकुलर पर्सन को पेमेंट की, कितना अमाउंट पे करा, तो विड्रॉल्स हैं, डिपॉजिट्स हैं, अकाउंट बैलेंस हैं, ये सारी इंक्वायरीज आप मोबाइल बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद एक आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है, जहां पर आधार कार्ड ले जाकर आप अपने बैंक में केवाईसी करा सकते हैं। नो योर कस्टमर का एक वेरिफिकेशन होता है, तो आपको अपने बैंक अकाउंट को आधार से लिंक्ड कराना पड़ता है और आधार लिंक्ड कराने के बाद आप उसके थ्रू कोई भी बैंकिंग फैसिलिटीज जो है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। उसके अलावा एक सिस्टम होता है पेमेंट का जिसे हम कहते हैं पीओएस टर्मिनल्स, जिनको कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स। ये जो पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स हैं ये 3 तरह के होते हैं, फिजिकल पीओएस, मोबाइल पीओएस और वर्चुअल पीओएस। फिजिकल पीओएस सबसे ज्यादा ट्रेडिशनल मेथड है जहां पर आप प्लास्टिक कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, और जहां पर आप उस प्लास्टिक कार्ड का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों के पास एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होता है जो कि एक स्वाइप मशीन होती है। तो आप अपना कार्ड देते हैं, उस पर कार्ड स्वाइप किया जाता है, फिर आपको एक पिन एंटर करना होता है और वो पिन एंटर करते ही आपकी पेमेंट्स रीडायरेक्ट हो जाती हैं आपके बैंक अकाउंट में और वहां से पेमेंट हो जाती है। तो इसको कहते हैं हम फिजिकल पीओएस। अब वही फिजिकल पीओएस अब रिप्लेस हो गया जिसको हम कहते हैं मोबाइल पीओएस, जिसमें आपको कार्ड स्वाइप नहीं करना पड़ता, कार्ड स्कैन करना पड़ता है। जहां भी आपको पेमेंट करनी पड़ती है उनके पास मोबाइल होता है, वो स्वाइप मशीन नहीं होती, उसमें क्यूआर कोड आता है, उसको स्कैन कर देते हैं आपके कार्ड के साथ और पेमेंट हो जाती है। और तीसरा होता है वर्चुअल पीओएस, जिसमें मोबाइल की जरूरत भी नहीं पड़ती, स्वाइप मशीन की भी जरूरत नहीं पड़ती, वेबसाइट्स के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। आप पर्टिकुलर पार्टी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पर पेमेंट के ऑप्शंस आते रहेंगे, कुछ स्टेप्स फॉलो करके आप उसमें पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको एयर टिकट्स बुक करने हैं या रेलवे टिकट्स बुक करने हैं या आप किसी वेबसाइट से ऑनलाइन परचेजेस कर रहे हैं तो आप वर्चुअल पीओएस का इस्तेमाल करके पेमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था यूएसएसडी, इसको हम कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। यहां पर मोबाइल की भी जरूरत नहीं पड़ती है, इंटरनेट की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ये फैसिलिटी उन लोगों के लिए प्रोवाइड की जाती है जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, जिनके पास इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं होती हैं, और वो लोग भी बैंकिंग फैसिलिटीज का इलेक्ट्रॉनिकली कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, थ्रू द कोड यूज किया जाता है *99 हैश कोड। वो किसी भी तरह के जो कि एंड्रॉइड फोन्स नहीं है या आईफोन्स नहीं है, जो नॉर्मल फोन्स हैं, वहां पर ये कोड टाइप करके अपने अकाउंट बैलेंस की इंक्वायरी ले सकते हैं, कितना बैलेंस अवेलेबल है,
फंड ट्रांसफर भी इस कोड के थ्रू कर सकते हैं। तो ये इलिटरेट लोगों के लिए या जिनके पास इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं है, उन लोगों के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग फैसिलिटीज हैं, बाय अनेबलिंग अ पर्टिकुलर कोड, उसको हम कहते हैं यूएसएसडी, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। और जो कौन बैकअप करता है इसको? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। That is a particular organization that is supporting such type of USSD facilities for the special type of a people that everybody can avail such type of electronic banking facilities. इसके अलावा कुछ अलाइड सर्विसेज भी बैंक प्रोवाइड करते हैं, जैसे अपने कस्टमर्स को वो लॉकर फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। कस्टमर्स अपनी वैल्यूएबल चीजें उन लॉकर्स में रख सकते हैं, उनको रेंट पे करना पड़ता है उन लॉकर्स का, वहां पर उनकी सारी चीजें सेफ रहती हैं, चाहे डॉक्यूमेंट्स हो चाहे ज्वेलरी हो, कोई भी वैल्यूएबल सामान कस्टमर उस लॉकर में रख सकता है, जो कि घरों में रखना सेफ नहीं होता है। उसके अलावा कस्टमर के बिहाफ पे शेयर्स खरीदना, डिबेंचर्स खरीदना, उनकी पेमेंट्स करना, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं जो बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। तो बच्चों, बैंकिंग से रिलेटेड हमने 3 इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स करे हैं। एक है कि बैंक डिपॉजिट्स कैसे एक्सेप्ट करते हैं पब्लिक से बाय 5 टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। दूसरा है कि बैंक्स मनी कैसे लेंड करते हैं पब्लिक को बाय 4 टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज। और तीसरा है ई बैंकिंग सर्विसेज, जो सारी डिटेल में हमने कीवर्ड्स के साथ और फुल फॉर्म्स के साथ डिस्कस किए हैं। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इस पे आप प्रोजेक्ट वर्क भी बना सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड होगा, क्योंकि ये सारी चीजें आजकल हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। हम बहुत ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जेप्टो, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, और जब भी हम इस तरह की शॉपिंग करते हैं तो हम ई बैंकिंग फैसिलिटीज का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जो सारे तरीके हमने आज की वीडियो में डिस्कस करे। तो इसके साथ ही हमारा बैंकिंग टॉपिक कवर अप होता है। अनदर इंपॉर्टेंट फैसिलिटी इन द चैप्टर 4, दैट इज इंश्योरेंस, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. So see you next time with a discussion of insurance as a very important business service. Till then, goodbye, stay healthy and connected.